जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री नितिन नवीन जी को नाम की घोषणा करता हूं। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। पूरे देश में बीजेपी की एक के बाद एक जीत पर विरोधी पार्टियां नरेंद्र मोदी को कोसती रहती हैं। कमोबेश सभी विरोधी पार्टियों का आरोप एक जैसा होता है कि सरकार से संगठन तक वन मैन शो चल रहा है। आज बीजेपी ने 45 साल के नितिन नवीन को सबसे युवा अध्यक्ष बनाकर विरोधियों की बोलती बंद कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 साल के अध्यक्ष को अपना और बीजेपी दोनों का बॉस बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और अपने काम की रिपोर्ट भी अपने नए बॉस, न्यू बॉस नितिन नवीन को देंगे। नरेंद्र मोदी ने आज उन सभी परिवारवादी पार्टियों को भी आईना दिखाया जहां हाईकमान का मतलब एक परिवार और उसका शासन है। कांग्रेस के नेतृत्व का केंद्र गांधी परिवार रहा है। सारे बड़े फैसले इसी परिवार से लिए जाते हैं, परिवार ही हाईकमान है, ऐसा आरोप लगता है। इसी तरह समाजवादी पार्टी पूरी तरह यादव परिवार और यादव मुस्लिम समीकरण पर टिकी है। अखिलेश यादव अब पीडीए के नए फॉर्मूलों की बात करते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ लालू यादव और आरजेडी की परिवार और पार्टी की भी बात है। डीएमके में करुणानिधि स्टालिन फैमिली के बिना और कुछ भी नहीं। तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। बीजेपी और कम्युनिस्ट कम से कम इस मामले में अलग दिखते हैं। आज दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में नए अध्यक्ष नितिन नवीन का जिस तरह से स्वागत किया गया, उसने सबका ध्यान खींचा। नरेंद्र मोदी खुद नितिन नवीन को अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर आए। इस मौके पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा, बीएल संतोष जैसे सीनियर बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। संगठन की मजबूती देखिए। जिस नरेंद्र मोदी को आज पूरी दुनिया बॉस कह रही है, वही मोदी अपना बॉस नितिन नवीन को बता रहे हैं। नितिन नवीन को बॉस बताने पर कांग्रेस बिग बॉस वाला तंज कस रही है। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, मोदी के बॉस वर्सेस बिग बॉस, परिवारवादी पार्टियों को कितना लॉस? ये सवाल है आज पब्लिक का। नए अध्यक्ष की ताजपोशी पर पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्लियर मैसेज भी दिया। कहा, बीजेपी एक परिवार है जहां मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप मानी जाती है। सुनिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और कांग्रेस ने कैसे तंज कसा। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सब से भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं,
वे मेरे बॉस हैं। अरे वो आपस में क्या खेलना है उनको वो खेलते रहें। मोहन भागवत कभी किसी का बॉस बन जाता है, कभी मोदी किसी के बॉस बन जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं उससे। संतों के आंसू गिर रहे हैं आज, और ये बॉस बॉस खेल रहे हैं। ये क्या बिग बॉस का गेम चल रहा है यहां? ये मेरे बॉस हैं, मैं उनका बॉस हूं, क्या है ये? जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े बॉस हैं वो आंसू गिरा रहे हैं और इनको बिग बॉस खेलने की सूझ रही है। कौन बॉस है और कौन कार्यकर्ता है तो सारा देश देख रहा है। ना जरूर दिखाई देता है कि उनको अध्यक्ष कैसा चाहिए, उन्होंने अपना बना लिया। कांग्रेस हर बार की तरह फिर से तंज कस रही है, लेकिन खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या चलता है, कैसे पूरी पार्टी चलती है, वो किसी से छुपा है क्या? कहा यह भी जाता है कि यूपीए काल में मनमोहन सिंह सिर्फ रबर स्टैंप पीएम थे, सारे फैसले सोनिया गांधी जी लेती थी। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूं कि कांग्रेस में अध्यक्ष भले कोई भी हो, उसकी वैल्यू कितनी है। यह तस्वीर 23 अक्टूबर 2024 की है। तस्वीरें वायनाड उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी के नामांकन की हैं। आरोप लगाया गया कि नामांकन के दौरान परिवार के ही कुछ सदस्य अंदर रहे। शुरुआत में खड़गे जी, वो देखिए दरवाजे के बाहर से कैसे देख रहे हैं, अंदर आने की इजाजत भी नहीं है, उनका नाम भी नहीं दिया किसी ने। तस्वीरों में दिखाई भी दे रहे हैं। हालांकि बाद में कलेक्टर से बात कहने के बाद खड़गे जी को अंदर बुलाया गया। बाद में याद आया, अरे भाई अध्यक्ष। एक और तस्वीर देखिए, नवंबर 2025 की है, जब कर्नाटक में सीएम को लेकर कांग्रेस में खींचतान मची। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बयान देते हैं कि सीएम पद को लेकर फाइनल फैसला हाईकमान लेगा। हुजूर, जब आप ही अध्यक्ष हैं तो फिर हाईकमान कौन? सुनिए, मैं नहीं कह रही, आप खड़गे जी की आवाज में सुनिए। Say that is in the hands of High Command. Nobody can say here what is going in the High Command. This is left to the High Command. High Command has got power to take further action. बाद में कई सफाइयां दी गई कि अरे भाई वो तो हाईकमान में मैं भी हूं, लेकिन पहले मुंह से नहीं निकला। बाद में जब कंट्रोवर्सी हो गई तो 2 दिन बाद बोला कि अरे भाई हाईकमान में मैं भी हूं। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, दिसंबर 2025 की है। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस की रैली थी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पार्टी अध्यक्ष खड़गे को मंच पर बोलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन तभी राहुल गांधी आदेश देते हैं कि पहले उन्हें बोलना है। नाम उनका अनाउंस होने के बाद भी अध्यक्ष खड़गे नहीं, राहुल गांधी भाषण देने पहुंचते हैं। सुनिए रणदीप सुरजेवाला को। और अब मैं आमंत्रित करूंगा एक ऐसी शख्सियत को, वो जो कभी थकते नहीं, जैसा प्रियंका जी ने कहा, वो जो कभी रुकते नहीं, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं। जब जब गरीब पर जहां जहां हमला होगा तो माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी की आवाज जरूर गूंजेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। राहुल जी ने कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी। माननीय अध्यक्ष बैठे के बैठे रह गए। अब मई 2025 में गोवा स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने बड़े बड़े पोस्टर लगाए। पोस्टर में सबकी तस्वीर थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की तस्वीर कहीं नहीं थी। बीजेपी ने इसे भी दलित अध्यक्ष का अपमान बताया। अलग अलग पार्टियों की ऐसी कई तस्वीरें और अलग अलग कहानियां हैं। आज बीजेपी में नए अध्यक्ष की ताजपोशी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवादी पार्टियों पर करारा प्रहार किया। सुनिए। दुर्भाग्य से कांग्रेस और देश के अनेक क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर आज अलग अलग परिवारों का कब्जा हो गया है। ये परिवारवाद खतरनाक है, ये लोकतंत्र का दुश्मन है, और ये परिवारवादी राजनीति ने
देश के नौजवानों के लिए दरवाजे बंद कर दिए, उनके आगे आने के सारे मौके खत्म कर दिए हैं। आज कांग्रेस 100 सीटों के लिए तरस गई है। कांग्रेस अपने इस घनघोर पतन की कभी समीक्षा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है। अब दर्शकों में एक तस्वीर बीजे की भी दिखाना चाहती हूं। तस्वीरें सितंबर 2025 की हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने कार्यशाला लगाई। इस कार्यशाला में देश के प्रधानमंत्री एक आम सांसद बनकर सबसे आखिरी कतार में बैठे। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी का, जो दुनिया देखती है। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, नए बीजेपी अध्यक्ष को बॉस और खुद को आम कार्यकर्ता बताकर क्या पीएम मोदी ने परिवारवादी पार्टियों को आईना दिखा दिया? सवाल नंबर 2, नरेंद्र मोदी के नए अध्यक्ष को बॉस कहने पर बिग बॉस वाला तंज परिवारवादी टैग से कब बाहर निकलेगी कांग्रेस? सवाल नंबर 3, क्या 45 साल के युवा चेहरे नितिन नवीन को पार्टी की बागडोर देने के पीछे बीजेपी का युवाओं को बड़ा संदेश है? और सवाल नंबर 4, 2026 में बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल के चुनाव में नई भूमिका में कितना खरा उतर पाएंगे नितिन नवीन? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर आनंद रंगनाथन, लेखक और पॉलिटिकल कमेंटेटर जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। अजीज खान साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन मेरा पहला सवाल कांग्रेस के नेता कमरुज़मान चौधरी साहब को जाता है। और कमरुज़मान चौधरी, ये बॉस अगर प्रधानमंत्री ने अपने अध्यक्ष को कहा तो इसमें गलत क्या है? ये बिग बॉस वाला तंज कांग्रेस पार्टी क्यों कस रही है? आखिर आपकी पार्टी वही पार्टी है ना जहां अध्यक्ष खुद कहते हैं हाईकमान से पूछ के बताऊंगा। हाईकमान और अध्यक्ष को तो कोई अंदर भी नहीं बुलाता जब प्रियंका जी की नॉमिनेशन फाइल हो रही थी। और भैया जब उनका नाम अनाउंस हो जाता है कि माननीय अध्यक्ष आकर बोलेंगे तो उन्हें बिठा दिया जाता है, राहुल गांधी जी आ जाते हैं। कितने सम्मानित है तो देश दुनिया में जाहिर है सबको, लेकिन मिर्ची क्यों लगी? देखिए नाविका जी, सबसे आश्चर्य का बात है 10 मिनट हो चुका है आपका डिबेट स्टार्ट हुए और 10 मिनट में आज जो एक ऐतिहासिक पल है भाजपा के कार्यकर्ता के लिए, उनका नया अध्यक्ष का आज ताजपोशी है और उसमें आप कांग्रेस का ही डिस्कशन कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस के बगैर भाजपा का कोई भी कार्यक्रम अधूरा रहता है। पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर, 1980 से लेकर 2026 तक लगभग 14 अध्यक्ष चुने गए, जिसमें से 11 आदमी वहां पे चुन कर आए। लेकिन यह गलत बात होगा कि चुन कर आए, सब तो सिलेक्टेड होकर आए। तो ये कौन सा लोकतंत्र है भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस को बोल रही है कि भाई ये परिवारवाद है? ये तो हिपोक्रेसी हो गई भाजपा के नेताओं की। आज उसी जगह में कांग्रेस का 1885 से लेकर आज तक, चाहे सुभाष चंद्र बोस का निर्वाचन हो, चाहे खारगे जी का निर्वाचन हो, हर बार चुनाव बढ़िया तरीका से कांग्रेस पार्टी ने ऑर्गेनाइज किए। यहां तक भी सुधांशु जी का जो कोलीग है शहजाद पूनावाले, वो भी हिम्मत कर सके कि राहुल गांधी का अध्यक्ष पद के साथ में वो लड़े चुनाव में। लेकिन आज एक उदाहरण सुधांशु जी या बीजेपी के प्रवक्ता या नाविका जी आप बता दें कि किसी भी एक ऐसा सिचुएशन आया होगा कि भाजपा ने अपना अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ाया होगा किसी को? नहीं। लेकिन ये कारण क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज बिहार का निर्वाचन गया, आज उनको कहीं ना कहीं बिहार को पैकेज देने का वादा किया गया था चुनाव के समय।
वो अलग बात है कि 10,000 रुपया जो दिया गया था औरतों को वो बंद कर दिया गया। अरे भैया, 6 सीटें आई हैं आपकी बिहार में और 6 के 6 पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कमरुज़मान चौधरी, निकलिए बाहर। कांग्रेस पार्टी 9 स्टेट्स रूल करती थी 2014 में और 9 में बीजेपी थी। अब का अगर आप हिसाब किताब देखेंगे तो आप कहीं अलायंस और अकेले 5 स्टेट में है, बीजेपी 20 स्टेट में है। कौन कहां पहुंच रहा है दुनिया देख रही है। लेकिन सुधांशु जी, इनके सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होते हैं। 140 साल में 6 बार हुए हैं। आपके यहां सिलेक्शन होता है, यह आरोप है आप पर। देखिए, हमारे यहां और इनके में मूलभूत अंतर है। हमारा कुल इलेक्टोरल कॉलेज 5,708 लोगों का था, जिनके नाम पार्टी ऑफिस में ऑफिशियली सूची पर उपलब्ध थे। इनके यहां सितंबर 2022 में इनके 20 नेताओं ने इनके जो चुनाव अधिकारी थे, जैसे हमारे यहां के लक्ष्मण जी थे, इनके मधुसूदन मिस्त्री जी थे, उनको लिख के दिया कि भाई साहब ये 28 पीसीसी जो हैं, इनसे कुल कितने का इलेक्टोरल कॉलेज है वो सूची तो दिखा दीजिए। ये वही पार्टी है ना जो कहती वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो गई, वोटर लिस्ट में ये नाम नहीं, वो ना, अपना वोटर लिस्ट दिखाई नहीं। हमारे यहां 36 राज्य हैं। हमारी सांगठनिक दृष्टि से 36 के 36 से एक सेट आया और एक सेट आया पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से। सारे राज्यों ने एक ही के लिए कहा और वही अध्यक्ष बन गए। इसमें कौन सी समस्या की बात है? आपकी तरह थोड़ी है कि फिर आप कहेंगे पुरानी बात कर रहे हैं। अप्रैल 1946 में आपके यहां भी गांधी जी ने कहा कि भाई नेहरू के लिए मंगाना चाहिए, और हुआ क्या कि एक राज्य ने, पीसीसी जो थी, उसने कृपलानी जी के लिए और एक ने भेजा अपने पट्टाभी रमैया के लिए, और बाकी सारे लोगों ने भेजा सरदार पटेल के लिए। नेहरू के लिए 0 राज्यों ने भेजा और वो अध्यक्ष बन गए। और रही बात इसकी जो आप कह रहे चुनाव हुआ है, भाई साहब कमरुज़मान जी, आपको याद नहीं अपनी पार्टी का इतिहास? चुनाव होने से ज्यादा तो आपके यहां बिखरा हुआ है जब जब वास्तविकता में चुनाव हुआ है। 1907 में नरमदल गरमदल में विभाजित हो गए ये लोग। 1920 में ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी में टूटे। उसके बाद आइए आजादी के बाद ये ब्रह्मानंद रेड्डी ने जब छोड़ी थी, कांग्रेस हो, कांग्रेस पार्टी टूट गई। भाई क्या लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के ऑफिशियल राष्ट्रपति के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ अपनी पार्टी के सांसदों को कहा वोट करो। बीजेपी के कार्यकर्ता को मालूम है नितिन नवीन जी का नाम आज तक डिस्टर्ब करने लगे। हमको डाउट है। अरे सुनिए भाई, काहे परेशान हो रहे मेरे भाई? अभी आप काहे बिलबिला रहे हैं? पूरा बता रहा हूं भाई कमरुज़मान साहब। चौधरी, जब आप बोले थे तो सुधांशु जी नहीं बोले थे, और आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कोई बाहर का आदमी बताएगा बीजेपी को, बीजेपी के पास क्या कम है कार्यकर्ता जो आपका एडवाइस चाहिए किसको बनाना है? 1 मिनट सुधांशु जी अपनी बात खत्म कर लें। अरे हाँ, अब सुनिए, तो सब मिस्ड कॉल के मैं बस पूरी बात जल्दी से खत्म करता हूं। देखिए, कांग्रेस ने 1968 में कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई, यानी जिसको इंडिकेट सिंडिकेट कहते थे, कांग्रेस टूट गई। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी जब्त हो गया क्योंकि पार्टी खत्म हो गई थी। फिर लगातार चिल्ला रहे हैं बीच में। क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब करने का? मुझे पता है फैक्ट पे आपके पास कुछ नहीं है। अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी। आपका सुनिए दूसरी बात, सुधांशु जी आप बोले। अब सुनिए, उसके बाद जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार आई, तब देवराज अरस ने कुर्सी नहीं छोड़ी, ब्रह्मानंद रेड्डी ने नहीं छोड़ी, कांग्रेस यू और कांग्रेस आई। फिर वो जो गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह मिला था वो भी जब्त हो गया, और उसके बाद पंजा आ गया। क्या बात करते हो मेरे भाई? पार्टी टूटती रहती है। और उसके बाद नरसिम्हा राव जी के जमाने में तिवारी कांग्रेस, ये शरद पवार जी की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, अरे आज भी तृणमूल कांग्रेस से टूटी हुई है, वाईएसआर कांग्रेस से टूटी हुई है। आपका तो अध्यक्ष पार्टी टूट जाती है भाई साहब। हमारे यहां देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारे नितिन नवीन जी युवा भी हैं और अनुभवी भी हैं, 5 बार के विधायक हैं, सरकार में मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, 2 राज्यों में प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं, और युवा भी हैं। दोनों का समन्वय उन्होंने दिखाया। और एक बात और कही है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे यहां अध्यक्ष बदलता है, आदर्श नहीं बदलते। हमारे यहां नेतृत्व बदलता है, दिशा नहीं बदलती। अगर हमने 1953 में कहा जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, तो 2019 में वो पूरा करके दिखाया।
अगर 1966 में जिस समय हमने ये प्रस्ताव पारित किया कि भारत को परमाणु शक्ति बनाएंगे, कभी भी हमें सत्ता मिली, दीनदयाल जी उस समय अध्यक्ष थे, 32 साल बाद हमें सत्ता मिली 98 में, अटल जी ने 32 दिन नहीं लगाए, परमाणु विस्फोट करके दिखाया। अगर हमने 1989 में पालमपुर में प्रस्ताव पारित किया कि राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे, हमने मार्ग प्रशस्त कहा था, आप लोग तरह नहीं कि बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, और 2019 में उसे करके दिखाया। इसलिए भाई साहब, आपके यहां तो इसमें चीज पे दिशा, नेतृत्व, समझिए में नहीं आती कौन सी दिशा है जो पार्टी कभी रामराज की बात सवाल इस बात का है कि बीजेपी में अध्यक्ष बदलता है, दिशा वही रहती है और एक डिसिप्लिन तो रहता है, ये तो देखने को मिला है। अब मैं अजीज खान साहब आपसे पूछूंगी, अब पारिवारिक पार्टियां ही नजर आती है ना, कम्युनिस्ट हो या बीजेपी हो, यहां पर कम से कम कोई गेस नहीं कर सकता कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। बाकी चाहे डीएमके हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो, सब में पता है कि अध्यक्ष कौन होगा, परिवार से ही कोई होगा, पहले बाप फिर बेटा होगा, इसी तरह से चलता आ रहा है, इसमें कहीं कोई सस्पेंस नहीं है। लेकिन सवाल तब उठता है जब आप तंज कसने लग जाते हैं, विपक्षी पार्टियां तंज कसती हैं। अरे अपने घर में देखिए, उनको बिग बॉस और बॉस का मखौल उड़ाने से क्या होगा? देखिए नाविका जी, आपने जो बात उठाया और बिल्कुल सच बात है कि बीजेपी में इलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है। और सिलेक्शन किस तरह होता है कि जो इसके बड़े नेता हैं, जो आज जिनको हम कह सकते हैं दो बड़े नेता बीजेपी के, वो इलेक्ट करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं, और उन्होंने सिलेक्शन करके किसी पर भी उंगली रख दिया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि किसी भी पोस्ट पे उसको बैठाया जा सकता है। एक बात, इसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं। इसको यह नहीं कहा जा सकता है कि पार्टी में बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र इसे नहीं कहते हैं। लोकतंत्र तब होता है कि ऐसी परिस्थितियों में कोई भी चुनाव लड़े, कोई भी एक आम कार्यकर्ता भी, हाँ आम कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री महोदय बनने की कोशिश करते हैं, स्पीच में सुनाई पड़ता है। मैं कह रहा हूं जैसा कि आपने भी दिखाया, एक आध जगह अभी ऐसा हुआ कि पीछे कार्यकर्ताओं की तरह बैठ गए। नितिन नवीन जी को कहा साहब मेरे बॉस हैं। देखिए ड्रामा से डिलीवरी नहीं होती है, ये पीएम साहब ने कहा था कि ड्रामा से डिलीवरी नहीं होगी। ये सब जो ड्रामा है ये देश समझ रहा है और जनता भी समझ रही है, लोग समझ रहे हैं। देखिए अगर वाकई में चुनाव होना था तो सार्वजनिक तौर पे बाकायदे जो कार्यकर्ता लड़ना चाहता था चुनाव, उसको मौका दिया जाता, नॉमिनेशन होता और प्रॉपर तरीके से चुनाव होता। आपकी पार्टी में इतनी बड़ी पार्टी, देश की बड़ी पार्टी, जैसा आपकी पार्टी में हुआ था अजीज खान साहब, लोकतंत्र। अरे सुनिए ना, उसमें अरे सुनिए, अरे भाई नाविका जी सुनिए प्लीज। इतनी बड़ी देश की पार्टी, विश्व की पार्टी, उसमें दो लोग कैंडिडेट नहीं मिले, चुनाव लड़ने के लिए दो लोग नहीं मिले, निर्विरोध हो गए अकेले। देखिए एक बात आपको बता दें, यह तानाशाही है, यह लोकतंत्र की हत्या है। पहली बात तो आप समझ लीजिए। और आप रही बात परिवार की बात कर रहे हैं, सिर्फ हल्ला करने से परिवारवाद नहीं खत्म होगा। आज आप देखिए पूरी फहरिस्त है, अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं और लिख कर जो लिखा हुआ है तो यकीन मानिए दर्शक भी आपके कहेंगे कि वाकई में बीजेपी के खाने के दांत और है और दिखाने के दांत और है। एक बड़ी फहरिस्त है, चाहे वो आप देखिए अभी बांसुरी जी, अभी सांसद अभी लेटेस्ट बनाई गई है, बीवाई विजेंद्र जी, प्रेम कुमार साहब के लड़के जो है, आगे मत जाइए ना, आप अध्यक्ष पर हैं, अध्यक्ष पर रहिए। सुधांशु जी, अब इनके यहाँ बहुत लोकतंत्र है, आपको समाजवादी पार्टी से सीखना चाहिए लोकतंत्र कैसे होता है। अब वो तस्वीरें चल रही हैं, वो तस्वीरें बहुत पुरानी भी नहीं है, जो समाजवादी पार्टी का लोकतंत्र है। कैसे मुझे तो जैसे दिख रहा है कि किसी ने किसी का माइक छीना, पता नहीं सही है गलत है। सुधांशु जी आप ही बता दें। देखिए वो बहुत स्पष्ट है। मुलायम सिंह यादव जी का वीडियो अवेलेबल है जहां पे उन्होंने बोला, और टाइम्स ऑफ इंडिया में ही 2017 के चुनाव से कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू छपा था जिसमें मुलायम सिंह जी के हवाले से यह खबर छपी थी कि वो ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा औरंगजेब जैसा हो गया, जिसको लेकर अखिलेश जी बहुत आग बबूला हो गए थे। इसीलिए हम नवभारत टाइम्स पे बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं भाई साहब बहुत सारी बातें थी, वो उस विषय को छोड़िए। मगर अजीज खान साहब आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं
कि परिवार और परिवारवाद में क्या अंतर होता है, वही जो पूंजी और पूंजीवाद में अंतर होता है। प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट किया, पूंजी की सबको जरूरत है जीवन यापन करने के लिए और अपनी जिंदगी जीने के लिए। पूंजीवाद होता है कि सब कुछ मेरे पास रहेगा। जैसे नाविका जी इस समय इस कार्यक्रम की एंकर हैं, तो इनके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं आ सकता, यह प्रतिबंध नहीं लग सकता। इनके परिवार का कोई व्यक्ति टाइम्स ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकता, इस पर प्रतिबंध नहीं लग सकता। यह परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद यह है कि यह कहें कि जिस दिन मैं सवाल पब्लिक का एंकरशिप छोड़ूंगी तो एंकर उसके बाद मेरा ही बेटा बेटी या परिवार का व्यक्ति बनेगा। भाई साहब, यह है परिवारवाद। तो इसलिए वाद और परिवार, वाद और पूंजी दोनों में अंतर समझिए स्पष्ट रूप से। और आपसे मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, 1990 के आसपास आपकी पार्टी बनी, आज 35 साल में आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री परिवार के बाहर कोई बना हो तो बताइए बहुत स्पष्ट रूप से। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे लिए पार्टी ही परिवार है और परिवार में आम सहमत से निर्णय होता है। जैसे आपको कोई परिवार में शादी हो तो परिवार के लोग बैठते हैं ना, भाई ये होना चाहिए, वो वोटिंग नहीं होती भाई साहब, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, लास्ट में आम सहमत से निर्णय हो जाता। हमारे लिए पार्टी परिवार है, आपके लिए परिवार ही पार्टी है, इसलिए आपके यहां भी कोई विवाद नहीं होता। और नाविका जी, ये जितनी पार्टियां हैं आज भारत में, कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी को छोड़ के सबने शी जिनपिंग मॉडल अडॉप्ट कर रखा है। शी जिनपिंग ने चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करवा दिया ताकि वो जीवन भर कांग्रेस के चाइना के राष्ट्रपति रह सकते हैं। इन सारी पार्टियों ने, हमारे संविधान में लिखा है हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का 1 टर्म 3 साल का होगा, वो मैक्सिमम 2 टर्म रह सकता है, इसलिए हमारा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 साल से ज्यादा नहीं रहा। मगर इन सब ने कॉन्स्टिट्यूशन करके हटा रखा है, शी जिनपिंग की तरह ताज जिंदगी रहेंगे, उसके बाद अपने बेटे को ले आएंगे, फिर आके यहाँ प्रवचन अजीज खान साहब, अब आप अगर बात करेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, आप समझाने लगेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। आनंद दुबे जी, सवाल भी सुन लीजिए जो पब्लिक पूछ रही है। आपके यहाँ तो परिवारवाद है कि डेमोक्रेसी है, ये तो आप बेहतर जानेंगे, लेकिन रघुवीर सिंह का पटना बिहार से सवाल है। बीजेपी ने कई ऐसे सीएम बनाए जिन्हें बहुत कम लोग जानते थे, अब अध्यक्ष भी संगठन और कैडर देखकर बनाया, तो क्या कांग्रेस को मिर्ची लग रही है? विनय पाठक का नोएडा यूपी से सवाल है, बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े फैसले ले रही है और कांग्रेस परिवार को मजबूत कर रही है, परिवारवाद वाले टैग से क्या कभी कांग्रेस बाहर निकल पाएगी? गौतम चंद आंचलिया बेंगलुरु से पूछ रहे हैं, कांग्रेस के नेता से मेरा सवाल है कि कांग्रेस में बिग बॉस राहुल गांधी हैं तो फिर अध्यक्ष खड़गे हैं क्या? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। लेकिन आनंद दुबे जी, मुझे बताइए कि वो बीजेपी के जो नए अध्यक्ष बने हैं, चुने गए हैं, वो बिग बॉस का खेल लगता है? नमस्कार नाविका, देखिए 2 चीजें हैं। अरे दुबे जी नमस्ते। दुबे जी पहले, रंगनाथन जी फिर उसके बाद। अच्छा। दुबे जी इतना मत सोचिए। नाविका जी, सबसे पहले तो हम नितिन नबीन जी को बधाई देते हैं। आप नए अध्यक्ष बने हैं, आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपके लिए हम कामना करते हैं, आप दीर्घायु हो और अच्छा काम करें। देखिए, हर पार्टी वापस आना चाहते हैं क्या? लोकतांत्रिक प्रक्रिया होता है, वापस आना चाहते हैं क्या अलायंस में? अब लो, मतलब सकारात्मक बातें कर देना, सकारात्मक बातें नहीं करना चाहिए, हमेशा विष और जहर की कामना करनी चाहिए क्या? नहीं, सकारात्मक करनी चाहिए, पर हमें आदत छूट गई है ना कि आप लोग सकारात्मक बातें करेंगे, हमें आदत छूट गई है, तो इसीलिए थोड़ा एकदम से शौक सा लगता है। वही आदत की राजनीति हम सब करना चाहते हैं। देखिए, हर पार्टी की अपनी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, कहीं कहीं निर्विरोध लोग चुने जाते हैं, कहीं कहीं बहुमत जिसके पास होता है वो चुने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है, कांग्रेस का अपना तरीका है, शिवसेना का अपना तरीका है। हम ये बात नहीं करने आए हैं कि नितिन नबीन जी बने तो वो अच्छे हैं या मल्लिकार्जुन बने तो खराब है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टाइल है, चाल चलित चेहरा है, कुछ ही सेकंडों में बता देता हूं। परिवारवाद इनको बहुत याद आता है। जब परिवारवाद
अकाली दल इनके साथ होता है तो ये कहते हैं इस परिवारवाद में से वाद हटा दो, पारिवारिक पार्टी है, परिवार बहुत अच्छा है। जब शिवसेना इनके साथ होती है तो कहते वाद हटा दो, परिवार साथ रहने दो। जब पीडीपी इनके साथ होती है तो कहते वाद हटा दो, परिवार साथ में रहने दो। जब एकनाथ शिंदे की पार्टी इनके साथ होती है तो कहते हैं परिवार रहने दो, वाद हटा दो। जब अजीत दादा पवार की पार्टी होती है तो कहते हैं परिवार रहने दो, वाद हटा दो। लेकिन जैसे ही ये पार्टियां इनसे दूर होती हैं, ये कहते हैं परिवार में वाद जोड़ दो, वादित कर दो, ग्रसित कर दो, ग्रहण लगा दो। ये जो दोहरी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, अब लोग धीरे धीरे पहचानने लगे हैं, समझने लगे हैं। आप बहुत अच्छे होंगे, आपका चाल चेहरा बहुत अच्छा होगा तो ये सर्टिफिकेट जनता देगी। आप अपने मुंह से स्वयं नहीं कह सकते। आप जब तक स्वयं अच्छे नहीं है, दूसरे को अच्छे का सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते। आपके यहाँ चुनाव हुआ, मनोनीत हुआ है, पूरे देश के सामने हुआ है। कब हुआ था आखिरी चुनाव? अध्यक्ष दुबे जी, मुझे तो ये बता दीजिए, आपके यहाँ चुनाव कब हुआ था? हमारे यहाँ 2018 में आखिरी बार चुनाव हुआ था। सर्वसम्मति से उद्धव ठाकरे जी को नेता चुना गया था और यही एकनाथ शिंदे जो आज अलग दल बनाकर गए हैं, इन्होंने ही कहा था उद्धव ठाकरे जी मेरे नेता हैं। सबने वोटिंग किया था, कहीं हाथ उठा के की जाती है, कहीं क्लैपिंग करके की जाती है, कहीं लिख कर की जाती है, कहीं बैलेट पेपर पर होता है। मैंने कहा ना, हर पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया होती है जो अपने ढंग से चुनाव करवाता है और वो चुनाव आयोग के पास जाकर आनंद रंगनाथन जी, अब इतनी प्रक्रिया होती है, उसमें इंक भी आता है, उसमें बैलेट भी होता है। अब आनंद रंगनाथन जी, इतनी प्रक्रिया होती है इन पार्टियों में, आपको दिखी कभी? नाविका जी नमस्कार। सोनिया गांधी, 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 सोनिया गांधी। आनंद रंगनाथन जी, वो पुराने जमाने में रिकॉर्ड में सुई फंस जाती थी, आपकी फंस गई है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, राम राम तो मुक्ति मिल जाती। देखिए, बहुत मेरा 35 मिनट बाद टाइम आया। देखिए, अब मैं रिपीट करूंगा सोनिया गांधी जी का नाम। आनंद जी, बहुत गलत बात है, हम दोनों का नाम सेम है, लेकिन प्लीज थोड़ा व्यवहार भी सेम होना चाहिए ना। अब देखिए मैंने क्या किया, नाविका जी, मैंने कुछ नहीं किया। जय राम, जय राम, जय राम। रमेश, आनंद जी प्लीज, थैंक यू। नाविका जी, मैंने सिर्फ नाविका जी प्लीज देखिए, आनंद जी प्लीज मत करिए। देखिए, आप उद्धव का नाम ले सकते हैं, लेकिन प्लीज आप राम जी को सुनिए। मैंने क्या किया, मैंने पिछले 25 सालों में जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स रहे हैं उनकी लिस्ट दिया आपको। अब उसमें 20 बार सोनिया गांधी का नाम ले लिया तो मिर्ची क्यों लग रही है भाई? बीच में 3 बार राहुल गांधी जी का भी नाम लिया है। ये लोग आज बताएंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ये लोग बताएंगे। और देखिए, इलेक्शन, मैं ये बात मानता हूं, इलेक्शन वर्सेस सिलेक्शन, कुछ हद तक अगर आप न्यूएंस में ना जाएं, टेक्निकलिटी में ना जाएं, तो जो लोग कह रहे हैं सिलेक्शन हुआ है वो ठीक है, लेकिन वो टेक्निकली गलत है। क्योंकि आप बीजेपी पार्टी का अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो आर्टिकल 19 ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए, कोई भी खड़ा हो सकता है। तो बाय लॉ एनीबडी कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। लेकिन बीजेपी पार्टी ये कहती है कि हम कंसेंसस से चुनना चाहते हैं, वो उनका वो है। अगर लॉ गलत होता, अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता कि नहीं आप खड़े नहीं हो सकते, हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये जायज था कहना कि सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है। लेकिन वो लॉ में है। कल को अगर चाहे सुधांशु जी खड़े हो सकते हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन वो कंसेंसस से चूज करके आते हैं, वो अलग बात है। अब तीसरी बात, आज बहुत ही रेड लेटर डे है। जो मेरे वंडरफुल पैनलिस्ट मित्र हैं, वो एक रिमार्केबल स्पेक्ट्रम है नाविका जी, ये दोबारा लाइएगा यही पैनल। यहां पे ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्टीज के, वो 4th जनरेशन डायनेस्टी के हैं, 3rd जनरेशन के हैं, 2nd जनरेशन के हैं, 1st जनरेशन के हैं। 4th जनरेशन के कमरू जी, 4th जनरेशन डायनेस्टी के, 3rd जनरेशन के आनंद दुबे जी, और 2nd जनरेशन के हैं अजीज खान साहब, और 1 जनरेशन के हैं टीएमसी के। अब ये देखिए, जो एक दूसरे को लांछन लगा रहे हैं कि परिवार क्या होता है, परिवारवाद क्या होता है, ये एक तरह से निट पिकिंग है। यस, कांग्रेस 4th जनरेशन की है, लेकिन बाकी सारे भी परिवारवाद वाले हैं। 4th, 3rd, आनंद दुबे जी का देख लीजिए, बाल ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी। आप कांग्रेस का देख लीजिए, नेहरू, इंदिरा, राजीव,
और 10 उसके बाद सेकंड। राहुल। आप तृणमूल का देख लीजिए, ममता दी और अभिषेक जी, और आप बीजेपी का देख लीजिए, वो तो उनके 45 एमपीज और 192 एमएलए जो हैं वो सेकंड जनरेशन डायनेस्ट है। तो हमारे देश में परिवारवाद ही चला रहा है पॉलिटिक्स को। 10 सेकंड। हाँ जी आनंद दुबे जी, क्या हो गया? 10 सेकंड। हाँ जी। बड़े बड़े सौभाग्य से परिवारवाद की कल्पना मिलती है प्रबोधनकार ठाकरे, देश की आजादी की लड़ाई, मराठी मानुस की आजादी की लड़ाई, उसके बाद बाला साहब ठाकरे जी, उसके बाद उद्धव ठाकरे जी, फिर आदित्य ठाकरे जी, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र। ये तो बड़े खुशी की बात है कि ये परिवार का परिवार खपा दे रहे देश सेवा में। अरे उसको भाई, आप अच्छा नहीं आपको बनना कहेंगे। चाहिए, उसको आप अच्छा नहीं कहेंगे। आपके नहीं, अरे कमाल करते हैं। हम तो सेना है, सेनापति के साथ चलेंगे। हम सेना है, सेनापति के साथ चलेंगे। हर आदमी सेनापति नहीं बन सकता। आप थर्ड हर आदमी जनरेशन पे सेनापति नहीं बन सकता। अटके, नितिन नवीन जी लेकिन सेना 6th भी चाहिए। जनरेशन मिलेनियल आ गए हैं। आप अभी रीइन्वेंट करिए आनंद दुबे जी, समय है आपके पास, उनके क्यों पापा घबरा जी भी रहे हैं? विधायक लेकिन थे। स्वयं पुरोहित जी, कम से कम यहाँ लोकतंत्र पे तो सवाल नहीं होने चाहिए। मैं देख रही हूँ कि यहाँ लोग पूछ रहे हैं ये लोकतांत्रिक नहीं है, ये सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है। अरे भाई, आपकी पार्टियों में तो ये सब कुछ है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है किसी पार्टी में। और यहाँ पर आप नुक्स निकाल रहे हैं कि ऐसे नहीं वैसे। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो पार्टियां हैं, ये ऐसे सवाल पूछ कैसे लेती है? इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये नाविका नहीं, देखिए, सर्वप्रथम तो नितिन नवीन जी जो नए अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको बनाने की जो भी उनकी पार्टी की जिम्मेदारी है, उनका इंटरनल मैटर है। ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है। वो विश्व की सबसे बड़ी मिस कॉल पार्टी है, ब्रह्मांड की, मैं विश्व की ब्रह्मांड की बोल सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो लोग आज खुश है बॉस और एम्प्लॉयमेंट की प्रणाली से। जब देश का प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के अध्यक्ष को बॉस करके संबोधित करता है, बॉस शब्द वो होता है जो हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर में यूज करते हैं। एक तरफ तो हम हमारी संस्कृति और संस्कार की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो हमेशा संस्कृति और संस्कार की बात की है, उन्होंने देश के लिए बात की है। मगर सीखा पकड़कर निरीह सज्जनों को जब प्रयागराज में उठा के फेंक दिया जाता है, मैं चाहूंगा कि उनका सबसे पहला बयान उस विषय पर आना चाहिए कि जो प्रयागराज में हुआ उसके लिए धिक्कार है, निंदनीय है, और कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई की जानी चाहिए दोषियों को ऊपर, उसके ऊपर उनका बयान आना चाहिए, क्योंकि अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी भी कहते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं कि ये पश्चिम बंगाल के अंदर में आने वाले चुनाव जो हैं उनमें इनका क्या रोल रहेगा। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की मैं बात कर सकता हूं कि जो भी व्यक्ति आएगा और बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेगा, बंगालियत के साथ खिलवाड़ करेगा, यहाँ के मनीषियों के साथ खिलवाड़ करेगा, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करेगा, कभी बंकिम दा बोलना या कभी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ना, राजा राम मोहन राय को अंग्रेजों का एजेंट बोलना, अगर ऐसी अभद्रता की जाएगी बंगाल के साथ तो इनकी सीटें बंगाल में 50 तक भी नहीं आनी है। तो इनका खाता बंगाल में इतना ही है। मगर मुद्दा तो इस बात का है ही नहीं पुरोहित जी, मुद्दा इस बात का है ही नहीं। मुद्दा इस बात का है कि डेमोक्रेसी किस पार्टी में कितनी है, इस पर अगर डिबेट है तो आप बताइए ना, आपकी पार्टी में कितनी डेमोक्रेसी है, बता तो दीजिए। नहीं, डेमोक्रेसी हमारी पार्टी में कहां नहीं है, आप मुझे बताइए नविका जी। हमारी पार्टी ने ममता बनर्जी कांग्रेस से हटकर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? आपको शायद नाम भी नहीं पता होगा। उनके अध्यक्ष है सुब्रतो बख्शी महोदय। वो जब से पार्टी बनी है तब से वो अध्यक्ष हैं और चुने हुए हैं, बाकायदा संवैधानिक तरीके से होता है। हमारी संसदीय टीम है, जनरल सेक्रेटरी कौन है पार्टी के? अभिषेक। जब से आपकी पार्टी बनी है हमें सचमुच किसी का पता नहीं है। पर सुधांशु जी, आपको पता था उनके अध्यक्ष कौन है? का जो आरोप थोपा जाता है ना, पुरोहित जी मुझे चैलेंज कर रहे हैं, वाकई मुझे तो नहीं पता था इनके अध्यक्ष कौन है। आपको पता था सुधांशु जी? आपको नहीं पता था ना? देखिए, मैं यही कह रहा हूं, इस अद्भुत ज्ञान का
आभास मुझे आपके चैनल पर ही बैठ के हुआ। हमारे अध्यक्ष के बारे में ये कहते हैं अध्यक्ष बनने से पहले नहीं पता था। इनको पता होगा क्योंकि नहीं साहब, भाई साहब मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि कारण क्या था ना पुरोहित जी, और उनको पता है। पुरोहित जी सुनिए तो भाई साहब, वो इसलिए मुझे नहीं पता था कि हमारे अध्यक्ष की फोटो प्रधानमंत्री के साथ हर पोस्टर बैनर पे होती है, मगर तृणमूल कांग्रेस के पोस्टर बैनर पे मैंने कभी उनका फोटो नाम नहीं देखा, और इस समय तो अभिषेक बनर्जी जी, ममता बनर्जी जी का देखता हूं, तो अब मुझे कैसे पता लगेगा भाई साहब? इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसके लिए तो आपको सीक्रेट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसको छुपा के रखा गया। हाँ, अध्यक्ष का चुनाव कार्यकर्ता करते हैं। आपने सरदार पटेल और नेहरू को लड़वाया। भाई साहब आपने अपने टर्न पे बोली, आपने इतना अच्छा, मैं सारे फेडर्स डाउन कर रही हूँ सुधांशु जी, जवाब का संवर्धन होने दीजिए। नाविका जी देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ अध्यक्ष कार्यकर्ता चुनते हैं, पर इनके यहाँ तो भाई डिवाइन ग्रेस चुना जाता है। आप कहेंगे डिवाइन ग्रेस कैसे? क्योंकि ऐसा है, जो कहां पैदा होगा ये तो भगवान तय करते हैं, तो इनके यहां तो पैदा होने से तय हो जाता है। अमुक परिवार में पैदा हुआ, बस यही होगा जाके आगे पार्टी का अध्यक्ष। याद है जब प्रियंका जी का बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने सब कहने लगते भावी प्रधानमंत्री पैदा होगा। तो भाई साहब हम तो कार्यकर्ता हैं, आम हैं। आप तो दैवीय व्यवस्था से लेके आते हैं अपना अध्यक्ष, मगर ये दैवीय कृपा कब दैवीय प्रकोप बन जाती है, ये कांग्रेस से देखना चाहिए। और लास्ट में कहूंगा, आनंद रंगनाथन जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जेन जी किसे कहते हैं? जो 21st सेंचुरी में जिसने अपना होश संभाला हो। 21वीं सदी का पहला सूरज उगा 2001 1 जनवरी को, तब से अब तक इस जेन जी ने क्या देखा है? कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी, और अगर मोदी जी नहीं होते तो खड़गे जी अध्यक्ष नहीं बनते, और उनको भी बेचारों को हाईकमान कहना पड़ रहा है। मगर हमारे यहां सुनिए कान खोल के, जेन जी ने कितने अध्यक्ष देखे हैं? जब 2001 में जेना कृष्णमूर्ति, उसके बाद हमारे वेंकैया नायडू जी, उसके बाद आडवाणी जी, उसके बाद राजनाथ सिंह जी, उसके बाद नितिन गडकरी जी, उसके बाद फिर राजनाथ सिंह जी, फिर अमित शाह जी, फिर जेपी नड्डा जी, अब नितिन नवीन जी। ये होती है पार्टी जो कार्यकर्ताओं से खड़ी होती है, और वो जेन जी ने ये देखा है, और अलग अलग राज्य से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग वर्ग से लोग उठ के आते हैं। और जनता से भी ये सवाल हमने पूछा, हमने एक स्नैप पोल किया, बीजेपी के नए और युवा पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन को पीएम मोदी का बॉस कहना क्या दिखाता है? 23,000 लोगों ने जवाब दिया। बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र 78% मानते हैं, सिर्फ दिखावे का बॉस 14%, परिवारवादी पार्टी को आईना 8%। 78% और 8% वाले अगर आप नंबर देखें तो ये लोग मानते हैं कि हाँ यहाँ लोकतंत्र है। बाकी जो परिवारवादी पार्टियां हैं, पारिवारिक पार्टियां हैं, आप उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम चले जाइए, बस वही देखने को मिलता है। बस बीजेपी और कम्युनिस्ट दो ऐसी पार्टियां हैं जहां आप कभी तय नहीं कर सकते कि कौन बनेगा अध्यक्ष। कोई नया चेहरा हर बार सामने आता है। क्या होता है, कौन बॉस, कौन बिग बॉस, ये तो जनता तय करती है, लेकिन भाव क्या है आज देखने को मिला। आप क्या समझते हैं, ये सचमुच का लोकतंत्र है या ड्रामा है जैसा विरोधी दल कहते हैं? जरूर लिखकर भेजिएगा। आज इस डिबेट में बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं और लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। जाइएगा मत, पाठशाला की घंटी बस बज गई।